तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन बच्चों कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक है? उसमें भाग्यशाली होने का क्या मतलब है? बच्चों, हमारे आसपास असंख्य प्रकार के पुष्प हैं जिनको आप टकटकी लगाकर देखते हैं। आप कितनी अच्छी स्मेल होती कि आप उनको सूंघते हैं। वैली ऑफ फ्लावर में चले जाओ तो इतनी ज्यादा महक है कि आप मदहोश हो जाते हैं। भरपूर रंग है बच्चों, और ये सारी चीजें जो आपको आकर्षित करती हैं बच्चों, ये उसके लैंगिक प्रजनन में सहायता करती है। पुष्प में महक होती हमारे लिए नहीं, कीटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। पुष्प में रंग होते हैं हमारे लिए नहीं, कीटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। पुष्पों की व्यवस्था आकर्षक होती है, क्यों? ये कीटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। जब कीटक इनकी ओर आकर्षित होंगे बच्चों, कीटक एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाएगा तो अपने साथ पराग कणों को लेके जाएगा और परागण होगा। ये सारी प्रक्रियाएं बच्चों लैंगिक प्रजनन का एक भाग है पुष्प में। हमने देखा था वहां पे बच्चों, प्रजनन से पहले निषेचन पूर्व घटना में क्या था? दो चीजें थी, युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण। तो कीटकों द्वारा ये युग्मक के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। अब आपको लगेगा कि वास्तव में हम भाग्यशाली है कि पादप लैंगिक प्रजनक है। अगर सोचिए कि पादप अलैंगिक होते तो इनमें पुष्प नहीं लगते। पुष्प नहीं लगते तो कोई स्मेल आपको नहीं आती, कोई सजावट आपको नहीं मिलती। पौधे जो पुष्प जो है, पुष्प क्रम जो है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छे स्मेल उत्पन्न करता है। तो केवल क्यों? क्योंकि बच्चों वो लैंगिक प्रजनन, ठीक है। अगर आप पुष्प क्रम, पुष्प और पुष्पीय अंगों की संरचना की जो विविधता है उस पर दृष्टि डाल ले तो बच्चों ये अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं। कुछ में पुष्प बंद होते हैं, कुछ में पुष्प खिले होते हैं, कुछ में पुष्प सुबह खिलते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं। बच्चों, ये अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। सारे पुष्प एक जैसे नहीं, सारे पुष्प एक साथ ओपन नहीं होते, सारे पुष्प एक साथ बंद नहीं होते। ये क्या है बच्चों? एक अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, ठीक है। यहां से कुछ आएगा नहीं, ये तो आपको केवल समझना था। टॉपिक है बच्चों, पुष्प आवर्त बीजियों का एक आकर्षक अंग है। बात करते हैं कि पुष्प किसे कहते हैं। बच्चों, हमने 11वीं में परिभाषा पढ़ी है फ्लावर की। क्या है पुष्प? पुष्प किसे कहेंगे? मतलब लैंगिक जो प्रजनन करने वाली वनस्पतियां हैं बच्चों, उसमें लैंगिक प्रजनन के लिए रूपांतरित पररोह को पुष्प कहते हैं, ठीक है। पुष्प की परिभाषा क्या बताई? लैंगिक प्रजनन के लिए रूपांतरित प्ररोह को बच्चों क्या कहेंगे? पुष्प कहते हैं। पुष्प का बच्चों मनुष्य के जीवन के साथ बहुत निकट का संबंध है। किसी भी प्रकार की आपको भावना व्यक्त करनी हो तो आप हमेशा पुष्पों का ही यूज करते हो। प्रेम है, अनुराग है, प्रसन्नता है, दुख है, शोक है, हर जगह बच्चों इसका उपयोग करते हो, पुष्पों का उपयोग। पुष्प है क्या? बायोलॉजिकली जो डेफिनेशन है पुष्प की, वो क्या है? लैंगिक प्रजनन के लिए रूपांतरित प्ररोह को पुष्प कहते हैं, क्या बच्चों? अब अगर आप देखें पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं बच्चों,
पुष्प में दो चक्र होते हैं, एक है सहायक चक्र और दूसरा है आवश्यक चक्र। बच्चों, सहायक चक्र का मतलब ये होता है कि वो प्रजनन में सहायता करेगा लेकिन प्रजनन में सीधा भाग नहीं लेगा। आवश्यक चक्र बच्चों वो है जो प्रजनन में भाग लेगा। ठीक है, तो सहायक चक्रों में सबसे बाहर का जो चक्र है बच्चों, उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं और वो बाह्य दल का बना होता है। जब कभी पुष्प खिलता है किस उससे पहले जो आप कली देखते हो हरे कलर की बच्चों, वही बाह्य दल। और उस कली के अंदर, उस हरे कली के अंदर क्या होगा बच्चों? पुष्प होगा। बाह्य दल ने क्या किया है? कलिका अवस्था में पुष्प का रक्षण किया। दूसरा जो सहायक चक्र है बच्चों, वो है दूसरा सहायक चक्र वो है बच्चों दल पुंज, और उसकी इकाई को दल या पंखुड़ी कहते हैं। उसकी व्यवस्था जो आपको कलर देखते हैं बच्चों पंखुड़ी में होते हैं। क्या करेगा? एक तो इसके अंदर जो चक्र है उनकी रक्षा करेगा, और दूसरा बच्चों क्या करेगा? कीटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये इस प्रकार की व्यवस्था बनाएगा जिससे कीटक क्या होंगे? इसकी ओर आकर्षित। ठीक है बच्चों, बात बची दो आवश्यक चक्रों। तो तीसरा चक्र होता है बच्चों, उसे पुमंग कहते हैं, और पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे। ये आवश्यक चक्र का पहला भाग था। यानी अगर आप चक्र के हिसाब से देखें तो पहला चक्र क्या हुआ? वाह्य दलपुंज। दूसरा चक्र दलपुंज। तीसरा चक्र पुमंग है, एंड्रोसियम है, और उसकी इकाई को, सबकी इकाई याद रखो, उसकी इकाई को क्या पुंकेसर कहेंगे, स्टेमन कहेंगे। दूसरा है बच्चों, चौथा चक्र है, या आवश्यक चक्र का दूसरा चक्र है स्त्री केसर चक्र, जायान, जिसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। तो अगर आप बच्चों फ्लावर को देखें, इस फ्लावर को अगर आप देखें तो ये जो हरा कलर है बच्चों, ये क्या है? सेपल लिखा है, अर्थात बाह्य दल है। ये जो कलर है बच्चों, जो आपको कलर दिख रहा है, ये पंखुड़ियां है, ये दल है बच्चों, ये दूसरी इकाई है, दूसरा चक्र है। तीसरा चक्र बच्चों ये है, अगर आपको ये दिख रहा हो, एक घड़ी की सुई के जैसा, ये एंथर लिखा है, फिलामेंट लिखा है बच्चों, ये पुंकेसर है, और इस चक्र को पुमंग कहते हैं। चौथा चक्र बच्चों ये दिखा है, ये वाला, जिसमें मेरा कर्सर जा रहा है अभी, ये क्या है बच्चों? ये जायांग है, और इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। ये स्त्री केसर है बच्चों। ठीक है, यहीं पे आप देख लीजिए कि पुमंग में इकाई पुंकेसर है, और पुंकेसर में बच्चों दो भाग है। देखो, ये आगे वाला भाग इसे एंथर कहते हैं, पराकोष कहते हैं, और ये डंठल है, इसे तंतु कहते हैं बच्चों। और इन दोनों को मिला के जो रचना बन रही है उसे स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। इस तरीके से अगर आप देखें बच्चों, ये ऊपर वाला जो भाग है, ये इसे स्टिग्मा कहते हैं। परागासन, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र भी कहेंगे, परागासन भी कहेंगे, जहां पे परागकण आके आसन ग्रहण करेंगे। उसके बाद बच्चों एक लंबी नलिकाकार रचना है, जिसे स्टाइल या पराग नलिका कहते हैं। और ये नीचे वाला भाग जो है बच्चों, ये अंडाशय है। ये वर्तिका, इसका आगे वाला भाग वर्तिकाग्र, और इसके नीचे फूला हुआ भाग बच्चों, ये अंडाशय। इस अंडाशय में अंडक होगा। परागकण यहां आएंगे बच्चों,
यहाँ से पराग नलिका बनेगी, वर्तिका से होते हुए बच्चों यहाँ जाएगी, फलन होगा और अंडक जो है, ये अंदर वाला भाग जो है बच्चों ये बीज बनाएगा और बाहर वाला जो भाग है बच्चों ये फल बनाएगा। ठीक है, ये अगर आप देखें, ये एक ककड़ी का मैंने फल यहाँ पे रखा हुआ है, इसे पीपो कहते हैं, फल का नाम पीपो है बच्चों। इसमें अगर आप देखें ये इससे बना होगा, ये फ्लावर से बना होगा, पुष्प से बना होगा, स्त्री केसर से बना होगा। ठीक है, और अनेक प्रकार के अगर आप पुष्प देखें बच्चों, आपके आसपास अनेक प्रकार के क्या होते हैं, पुष्प। भाई अपने टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, जो हम पढ़ रहे थे, समझ में आया? ये अंडाशय है, ये वर्तिका है, और ऊपर क्या होगी, वर्तिकाग्र होगी, मैंने बता दिया आपको। ये पुंकेसर है, पुंकेसर में ये परागकोश है और ये तंतु है। ये हरे रंग का क्या था, बाह्य दल था, और ये करण थे बच्चों, ये दल है। लिखा नहीं है, आपको लिखना है दल। फ्लोरिकल्चर, पुष्पों की खेती करने को बच्चों फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बहुत अच्छा व्यवसाय है आज की डेट में। पुष्पों की मांग धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है बच्चों, क्योंकि लोगों के इमोशंस बढ़ रहे हैं और पुष्प हमेशा इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो लोगों की भावनाएं बढ़ेगी तो पुष्प की मांग भी बढ़ेगी, है ना। लॉकडाउन में देखिए बहुत सारी भावनाएं लोगों की उमड़ के बाहर आ रही है। ठीक है बच्चों, तो चाहे दुख हो, सुख हो, गुस्सा हो, प्यार हो, हर जगह आप पुष्पों का यूज करते, पुष्पों के द्वारा अपनी भावनाओं को बच्चों व्यक्त करते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। पादप में बच्चों जब वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होता है, जब आपको पुष्प दिखता है, उससे बहुत पहले ये तय हो जाता है कि ये जो प्ररोह है ये पुष्प में बदलेगा या पुष्प क्रम में बदलेगा। जैसे शाखा पे ये तय हो जाता है, यहां से पत्ती निकली, कैसे, तो वहां पे बच्चों पर्ण आध्यक होता है, लीफ प्राइमोडियम होता है, जो आगे चलकर लीफ यानी पत्ती बनाता है, जो आपको दिखता है। तो पत्ती जब दिखती है उससे बहुत पहले ये तय हो जाता है कि यहां से पत्ती बनने वाली, पर्ण बनने वाला है। ऐसे ही पुष्प जब बनता है बच्चों, तो उससे काफी पहले ये तय हो जाता है ये भाग पुष्प या पुष्प क्रम में बदलने वाला है। कैसे, वहां पे बच्चों पुष्पीय आध्यक अथवा फ्लोरल प्राइमोडियम का विकास होता है, और ये पुष्पीय आध्यक में क्या होता है, विभेदन होता है, जिससे विकास के द्वारा पुष्प का निर्माण होता है। जो भाग पुष्प या पुष्प क्रम में बदला है बच्चों, वहां पे पहले क्या बना होगा, पुष्पीय आध्यक बना, जिसने विभेदन के द्वारा बच्चों पुष्प क्रम अथवा पुष्प का निर्माण कर दिया। पुष्प क्रम बना, पुष्प क्रम से पुष्पीय कलिका बनेगी और पुष्पीय कलिका से पुष्प बनेगी। ये निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ रहे हैं आप। जो पुष्प आपको दिखता है उसके विकसित होने से कहीं पहले क्या हो जाएगा, ये निश्चित हो जाएगा ये भाग क्या करने वाला है, पुष्प का निर्माण करने वाला। कैसे, वहां पे पुष्पीय आध्यक बनेगा, फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा, जो विभेदन की प्रक्रिया के द्वारा पुष्प क्रम का निर्माण करेगा। पुष्प क्रम पुष्पीय कलिका बनाएगा और पुष्पीय कलिका बच्चों क्या बनाएगी, पुष्प का निर्माण। और पुष्प पे आपको बता दिया है, वैसे मुख्य रूप से 2 चक्र है, लेकिन टोटल देखें तो 4 चक्र है। आवश्यक चक्र में 2 चक्र थे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। सहायक चक्र में 2 चक्र, सहायक चक्र में 2 चक्र थे, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। आवश्यक चक्र में 2 चक्र थे, पुमंग और जाया। ठीक,
तो ये आवश्यक चक्र जो है बच्चों वही आपको पढ़ना है, क्योंकि हम सहायक चक्र हम पढ़ चुके हैं 11वीं। पुष्प में नर और मादा संरचनाएं पाई जाती है। नर संरचना को बच्चों पुमन कहते हैं और मादा संरचना को जायांग कहते हैं। पुमन की इकाई को पुंकेसर कहेंगे और जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं पुंकेसर। बच्चों पुंकेसर, लघु बीजाणु धाने और परागकण। पुंकेसर अभी आपको बताया था 2 भागों में बटा होता है। लंबा और पतला डंठल बच्चों ये तंतु कहलाता है। अगर आप डायग्राम को देखें तो ये तंतु है और इसका अंतिम सिरा जो है बच्चों ये पालियों में बटा हुआ है, 2 पालियों में, इसे परागकोश कहते हैं। पुंकेसर में क्या क्या होता है? एक परागकोश होगा जो द्विपालित होता है, जिसमें 2 पालियां होती है, और एक बच्चों ये है, ये क्या है? ये तंतु। पालिया में भी आपस में जुड़े होते हैं, इसे संयोजी कहते हैं। दोनों पालियां आपस में जुड़ती है बच्चों, उस रचना को क्या कहते हैं? संयोजी। पूरे पुंकेसर में आप देखें तो 3 भाग होते हैं। परागकोश, 2 पालियां परागकोश की, दोनों पालियों को जोड़ने वाली रचना को संयोजी कहते हैं। और परागकोश जिस रचना के द्वारा पुष्पासन के साथ जुड़ा होता है बच्चों, उसे तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। तंतु का जो समीपस्थ छोर होता है वो पुष्प के पुष्पासन या पुष्प दल के साथ जुड़ा होता है। पुंकेसर की संख्या और लंबाई विभिन्न प्रजातियों के पुष्प में भिन्न भिन्न होती है। प्रजाति बोला बच्चों में, एक जाति में पुंकेसर की संख्या हमेशा निश्चित होती है। जैसे मस्टर्ड है, ब्रेसिका। बच्चों मस्टर्ड जो सरसों है, ब्रेसिका कंपेस्टिस, उसमें एक पुष्प में 6 पुंकेसर होते हैं। अब कहीं भी चले जाओ इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, तो अगर सरसों है तो उसमें 6 ही पुंकेसर होते हैं। गुड़हल है बच्चों, हिबिस्कस, उसमें पुंकेसर असंख्य होते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रजाति जाति, एक जाति में पुंकेसर की संख्या निश्चित होती है, क्योंकि ये जातीय लक्षण होता है। ठीक है। इसकी आपको स्लाइड भी बनानी है और आपको अनेक प्रकार के पुमन का अध्ययन भी करना है बच्चों। पुंकेसर की संख्या आपको देखनी है, ठीक, उनका आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, ये तंतु के साथ इनका संयोजन कैसे होता है, पूरा का पूरा आपकी जो प्रैक्टिकल की बुक है बच्चों, उसमें आपको मिलेगा, वहां आप पढ़ेंगे उसको, यहाँ पे नहीं। ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पे हेडिंग है परागकोश। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश। बच्चों प्रारूपिक बहुत बार शब्द आएगा। प्रारूपिक का मतलब टिपिकल, जो एक एवरेज होता है, जो सब में होगा ही होगा। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश द्विपालित होते हैं और प्रत्येक पाले में बच्चों 2 कोष्ठ होते हैं। अर्थात परागकोश द्विपालित है और 4 कोष्ठी होता है। ये जो द्विकोष्ठी लिखा है बच्चों, ये एक पाली में है। ठीक है। एक पाले में परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं, पूरा का पूरा परागकोश कैसा होगा बच्चों? द्विकोष्ठी यानी 4 कोष्ठी होता है। ठीक है। देखो वापस देखो, ये परागकोश था बच्चों, ये अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये परागकोश है, इसमें एक पाली ये है और एक पाली ये। इस एक पाली में ये कोष्ठ ये है और ये कोष्ठ है, ये द्विकोष्ठी है, एक पाली द्विकोष्ठित है, दूसरी पाली भी द्विकोष्ठी। अर्थात पूरा का पूरा जो परागकोश है वो 4 कोष्ठी होता है। और साथ साथ
चतुष्कोणीय होता है, 4 कोने होते हैं। तो बच्चों प्रत्येक कोने पर क्या होगा, परागधानी होगी, लघु बीजाणुधानी होगी। ठीक है, लघु बीजाणुधानी बाद में बच्चों क्या बनाएगी, पराग कुटी या पोलन सेक में बदलती है, और ये पोलन सेक पराग कणों से भरा होता है। ठीक है, तो एक पुंकेसर में अगर आप इसका टीएस काटे, ट्रांसफर सेक्शन काटे, तो आपको क्या दिखेगा बच्चों, 2 पालियां दिखेगी। एक पाली में 2 कोष दिखेंगे, दूसरी पाली में भी 2 कोष दिखेंगे, तो एक पाली द्विकोष्ठी है और पूरा का पूरा परागकोश चतुष्कोष्ठी। इन दोनों पालियों को अलग करने वाली एक रचना मैंने आपको बताया था, इसे क्या बोलते हैं, इसे संयोजी कहते हैं या योजी कहते हैं। ठीक है, परागकोश में 4 कोने हैं और चारों कोनों पर क्या लगे होते हैं बच्चों, लघु बीजाणुधानी लगी होती है। लघु बीजाणुधानी विकसित होकर पोलन सेक या पराग कुटी बनाएगी, और पराग कुटी किससे भरी होगी, पराग कणों से भरी होगी, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, आइए बच्चों डायग्राम देखते हैं। सिंपल बच्चों, 4 कोणीय रचना है। ये 4 कोने हैं बच्चों। अगर आप इसको ऐसा करते हैं, ये बच्चों आपने इसका क्या काट दिया, इसका टीएस काट दिया आपने, एक ट्रांसफर सेक्शन काट दिया आपने इसका। ठीक है, सिंपल डायग्राम है। अब बच्चों ये एक पाली है और एक दूसरी पाली है, और ये जो रचना है बच्चों, ये क्या है, ये इसको योजी कहते हैं। पूरे परागकोश में ये लंबवत रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब बच्चों कितने कोने होंगे, 1 2 3 4, 4 कोने होंगे, और इन चारों कोनों में बच्चों यहां पर ये लघु बीजाणुधानी है। क्या है ये, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी बच्चों क्या होगा, ये लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगा, अर्थात परागकणों का निर्माण करेगा, और बाद में इन लघु बीजाणुधारियों को पराग कुटी अथवा पोलन सेक कहेंगे। ये बच्चों किससे भरे होते हैं, पराग कणों से भरे होते हैं। धीरे धीरे पराग कणों की संख्या और आकार बढ़ता है बच्चों, ये दोनों की दोनों पालियां टूट जाती हैं, और ये दोनों के दोनों पराग जो फूटे थी ये आपस में मिल जाते हैं। इस तरह से पहले जो रचना 4 कोष्ठीय थी, अब वो 2 कोष्ठीय होगी। याद रखना है, नीट का क्वेश्चन है। जब पुंकेसर बनता है तो उस समय वो 4 कोष्ठीय होता है, और जब पुंकेसर फटता है बच्चों उस समय वो द्विकोष्ठीय। फटने से क्या होगा, ये परागकण भारमुक्त हो जाएंगे। हवा, पानी, कीटकों द्वारा ये परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे और इस घटना को बच्चों परागण करेंगे। ठीक है, ये परागकोश की आपके टीएस का उसका ट्रांसफर सेक्शन काटा, वापस देखो क्या होता है, एक परागकोश द्विपालित रचना है। प्रत्येक पाले में बच्चों 2 कोश होते हैं, ये द्विकोष्ठीय रचना होगी। प्रत्येक परागकोश में 4 कोने हैं, चतुष्कोणीय रचना है, और प्रत्येक कोने पर क्या है, एक लघु बीजाणुधानी। ये लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी बाद में विकसित होकर बच्चों क्या बनाएगी, पराग कुटी का निर्माण करेगी, और पराग कुटी में क्या बनेंगे बच्चों, परागकण। परागकण की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, उनका आकार बढ़ेगा, और ये बच्चों क्या होगा, ये किसमें बदलेगा बच्चों,
परागकण धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ेंगे, ये दोनों जो चैम्बर थे ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे। जो रचना शुरू में चतुष्कोष्ठीय थी अब वो कैसी हो जाएगी, द्विकोष्ठीय हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया परागकोश की रचना। अब बच्चों परागकोश हो गया। अब आपको पता है कि हर जो परागकोश है उसके चार कोने पे क्या है, लघु बीजाणुधानी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लघु बीजाणुधानी की रचना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एक अनुप्रस्थ काट में प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी बाहर से बच्चों आपको एक गोलाकार संरचना देगा। मैंने डायग्राम बनाया है, एक गोलाकार संरचना है। ठीक है, गोलाकार रचना है बच्चों, इसके बाहर भित्तियां होती, दीवार होती, और यहाँ पर चार प्रकार की भित्तियां हैं बच्चों। ठीक है, जो दीवार है उसमें चार परत है, चार प्रकार की परत। ठीक, तो एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाहर से आपको कैसे दिखाई देगी, गोलाकार दिखाई देगी। इसकी दीवार में चार परतें हैं, इसे भित्ति परत कहते हैं। दीवार में कितने, चार परत है। बाहर से अगर आप अंदर की ओर जाए तो इन परतों को, सबसे बाहर वाली परत को बच्चों, जो दीवार के सबसे बाहर की परत है उसे एपिडर्मिस कहेंगे, फिर एंडोथीसियम कहेंगे, फिर मध्य परत कहेंगे, और सबसे अंदर वाले को बच्चों टेपिटम कहेंगे। लघु बीजाणुधानी की रचना आएगी तो क्या लिखना है, अनुप्रस्थ काट में लघु बीजाणुधानी कैसे दिखती है। ये अनुप्रस्थ काट कैसे दिख रही थी, गोलाकार दिख रही थी। इस लघु बीजाणु की जो दीवार है बच्चों उसमें चार परतें हैं। सबसे बाहर की परत को एपिडर्मिस कहना, दूसरी परत को, बाहर से आप अंदर की ओर जाओ तो एंडोथीसियम कहना, उसके बाद की परत को मध्य परत कहना। ठीक, और सबसे अंदर बच्चों टेपिटम होता है। कौन सा टर्म, टेपिटम। बाहर की जो तीन परतें हैं कौन कौन, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मध्य परत। तीन परतें बच्चों लघु बीजाणुधानी की रक्षा करते हैं, और जब परागकणों को मुक्त होना होता है लघु बीजाणुधानी के स्फुटन में, उसको फोड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये तीन परतों का काम रक्षण और स्फुटन में सहायता करना है। सबसे अंदर की जो परत है बच्चों इसे टेपिटम कहते हैं। याद रखना, टेपिटम सब बाद में भी काम आएगा। यह विकासशील परागकणों को पोषण देने का काम करता है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है बच्चों उसमें सघन जीव द्रव्य काफी ज्यादा होता है, और सामान्य रूप से एक से अधिक केंद्रक होता है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रीय बन सकती है। आपको सोचिए, तब तक हम इसका डायग्राम देखते हैं बच्चों। देखो, जो डायग्राम मैंने बनाया वो ये था, परागकोश की रचना थी बच्चों, ये संयोजी है। ये क्या है, चार कोनों पर चार लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी अगर आप अनुप्रस्थ काट में देखें तो गोलाकार दिखाई देती है, और लघु बीजाणुधानी की जो दीवार है उसमें बच्चों चार परतें थी। सबसे बाहर वाली परत को क्या कहते हैं बच्चों, एपिडर्मिस। अंतःत्वचा लिखा है, एपिडर्मिस अंतःत्वचा नहीं है बच्चों, बाह्य त्वचा है, ठीक कर देना इसको। ये दूसरा है अंतःस्थीसियम, तीसरा है मध्य परत। मध्य परत में बच्चों 2 से 3 परत है। अंदर का जो ये वाला अस्तर है इसको बच्चों टेपिटम कहते हैं। टेपिटम के अंदर जो बाकी जगह बची हुई है वह लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। ठीक है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ये वाला और ये, ओ और ब। अब जब बच्चों क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि पहले देखो चार अस्तर थे, चार कोष्ठीय रचना थी।
लेकिन जब ये पराग कणों की संख्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, तो ये दोनों के दोनों बच्चों क्या होंगे, पालिया आपस में जुड़ जाती और अब एक द्विकोष्ठ रचना बन गई। ये रप्चर होता है, फटता है और इसमें से परागकण मुक्त होते हैं। मुक्त होने के बाद ये परागकण हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, कीटकों के द्वारा कहाँ जाएंगे बच्चों, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे और इस घटना को परागण, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा था कि जो टेपिटल कोशिकाएं हैं जीव द्रव्य से भरी हुई है, सघन जीव द्रव्य से भरी है और द्विकेंद्र की हो। क्या आप सोच सकते हैं या बता सकते हैं एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रीय कैसे बनी? तो बच्चों इसके लिए आपको कोशिका विभाजन को वापस सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब भी किसी कोशिका में विभाजन होता है तो पहला विभाजन क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है और दूसरा विभाजन साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि एक कोशिका में दो केंद्रक बन जाएंगे। एक केंद्रक से दो केंद्रक बनना इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस के ठीक बाद बच्चों क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा और दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने स्वतंत्र केंद्र को लेकर अलग हो जाएंगे। कैपिटल में क्या होगा बच्चों, कैरियोकाइनेसिस होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। इससे क्या होगा, एक कोशिका में दो केंद्रक बनेंगे। चूंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो कोशिका द्रव्य का बच्चों विभाजन नहीं। ठीक है, यहां तक आपको बच्चों पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम पे आप पढ़ेंगे लघु बीजाणुजन। एक पॉइंट और, जब एक पराग कोशिका अपरिपक्व होती है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं के एक समूह होता है बच्चों बीच में, उसे बीजाणुजनक ऊतक कहते हैं। ये वाला क्या लिखा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। यहाँ पे बच्चों बीजाणुजनक ऊतक होते हैं। उन बीजाणुजनक ऊतकों में से कुछ कोशिका पीएमसी, पोलन मदर सेल जिसे बोलते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करती है। ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है बच्चों, चलिए।